नमस्कार दोस्तों। क्या जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए यूपी पुलिस ने आनन फानन में एक एफआईआर दर्ज की? क्या रोहित रंजन के घर पर जब छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंच चुकी थी, गाजियाबाद की पुलिस के साथ नोकझोंक हो रही थी, उसी बीच नोएडा में एक एफआईआर दर्ज की गई? क्या उस एफआईआर का मकसद यह था कि छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले रोहित रंजन को नोएडा लाया जाए और पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जाए? नोएडा में रोहित रंजन को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस का लाना क्या किसी ऊपरी निर्देश के बाद हुआ? जिस ढंग से छत्तीसगढ़ पुलिस अचानक तड़के वर्दी के बिना रोहित रंजन के घर पहुंची, क्या वो सही था? और रोहित रंजन के घर पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस से गाजियाबाद पुलिस की तनातनी और उसके बीच अचानक नोएडा पुलिस की एंट्री, वजह क्या थी? क्या यह सही है कि 16 मिनट पहले नोएडा में रोहित रंजन के नाम या रोहित रंजन के साथ दो पत्रकारों के नाम से एफआईआर लिखी गई और 16 मिनट के भीतर नोएडा पुलिस रोहित रंजन के घर पहुंच गई और छत्तीसगढ़ पुलिस से बचाते हुए पूछताछ के बहाने उन्हें नोएडा ले गई? और क्या नोएडा पुलिस ने सिर्फ इसलिए रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ पुलिस से बचाया ताकि पूछताछ के बहाने उन्हें ले जाए और कुछ देर के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दें? समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, और साथ में कि अगर सत्ता आपके साथ हो तो कैसे पुलिस सक्रिय होती है, अगर सत्ता आपके खिलाफ हो तो कैसे पुलिस सक्रिय होती है, इसी वीडियो में। अगर आपकी पत्रकारिता सत्ताधारी दल के पक्ष में है, मोदी शाह की सरकार के पक्ष में है, कट्टर हिंदुत्ववादियों के नैरेटिव को बढ़ाने का काम करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, विपक्ष को रौंदने की साजिश का हिस्सा बनते हैं या विपक्ष को हमेशा निशाने पर रखकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बीजेपी शासित राज्यों के पुलिस आपको बचाने के लिए कैसे खड़ी होती है? छत्तीसगढ़ पुलिस पर जो सवाल है वो अपनी जगह वाजिब है, उसका जवाब आगे, मैं अपनी राय। लेकिन यूपी पुलिस ने जो बचाने की कोशिश की वो भी अहम है, इसको भी सुनिए। कैसे बचे रोहित और कैसे उनकी गिरफ्तारी को टाला गया, और इसमें ऊपर से नीचे तक, लखनऊ से लेकर यहां तक, हो सकता है सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी शामिल रहे होंगे हर अपडेट के साथ कि उसको बचाना है एन केन प्रकार। तो एक्सप्रेस में एक खबर विस्तार से छापी है जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बात की, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में, और कुछ दिलचस्प जानकारी आज नवभारत टाइम्स में भी, गाजियाबाद का संस्करण है ये, लोकल एडिशन है, उसमें नवभारत टाइम्स में भी है। तो ये मैं बताऊंगा, ये कहीं मैंने भी अखबार में ही जाना, पहले मुझे नहीं पता था। तो एक्सप्रेस ने जो खबर छापी उसमें कि रोहित के घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस और गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की पुलिस के बीच जब यह बहसबाजी चल रही थी, नोकझोंक हो रही थी, जिसकी तस्वीरें आप देख चुके होंगे, कल वायरल भी हो रही थी, तभी नोएडा पुलिस रोहित रंजन के घर पहुंची और कहा कि जी मीडिया की तरफ से एक प्रोड्यूसर और एक ट्रेनी के खिलाफ गलत ढंग से खबर चलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में रोहित से पूछताछ करनी है, यह कहकर नोएडा पुलिस रोहित को अपने साथ ले गई। छत्तीसगढ़ पुलिस रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन नोएडा पुलिस, चूंकि स्थानीय पुलिस थी, गाजियाबाद के पुलिस वाले भी थे, स्थानीय लोग भी थे, छीना झपटी जैसी स्थिति हो रही थी कि कौन रोहित को अपनी गिरफ्त में ले, और आखिरकार नोएडा पुलिस एक स्विफ्ट गाड़ी में बिठाकर ले गई कि इन्हें हमें इनसे पूछताछ करनी है। एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जी मीडिया की तरफ से, यही दिलचस्प मामला है, जी मीडिया की तरफ से पुलिस में शिकायत कराई गई थी कि 1 जुलाई को एनआई की तरफ से राहुल गांधी के एक बयान का वीडियो फीड आया था जिसमें राहुल ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से वायनाड के अपने कार्यालय पर हुए हमले की निंदा की थी, लेकिन गलती से हमारे शो में राहुल के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। यह जी मीडिया की तरफ से शिकायत की गई पुलिस में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने जी मीडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं ने बड़े पैमाने पर रोष जताया। कंपनी के पास यह मानने का पर्याप्त आधार है, शिकायत में कहा गया है कि अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही जानबूझकर की गई और एक दूसरे की मिली भगत से इंटेंशनली भी की गई हो सकती है, ऐसा शिकायत में कहा गया है। इसी वजह से दोनों प्रोड्यूसर और ट्रेनी को बर्खास्त कर दिया गया।
अब इसी खबर में यह है कि नोएडा पुलिस ने रोहित के खिलाफ भी आईपीसी के सेक्शन 5052 के तहत मामला दर्ज करके हिरासत में ले लिया और बाद में छोड़ दिया। यहां से एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जी न्यूज ने आखिरकार रोहित रंजन के खिलाफ नोएडा के थाने में शिकायत क्यों दर्ज कराई है, जिस जी न्यूज ने सुबह से लगातार यह कहकर कैंपेन किया, यह कहकर कवरेज किया कि जी झुकेगा नहीं। स्क्रीन पर बड़ी बड़ी तस्वीरें रोहित रंजन की लगी थी, दिन भर कवरेज होता रहा। आई सपोर्ट हैशटैग के साथ जी न्यूज के बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता और जी न्यूज के समर्थक लोग ट्वीट करते रहे। वो जी न्यूज सुबह सुबह 8:30 बजे रोहित रंजन के खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज कराता है? और सवाल यह भी है कि क्या एक प्रोड्यूसर और क्या एक ट्रेनी, सिर्फ इन दो लोगों ने मिलकर राहुल गांधी के उस बयान के साथ खिलवाड़ किया और उस बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया कि राहुल गांधी ने कन्हैया के कातिलों को बच्चा कह दिया? और क्या जब उन दो लोगों को बर्खास्त कर दिया, कार्रवाई कर दी, तब कल शिकायत दर्ज करने का क्या मतलब था? और अगर रोहित रंजन के खिलाफ शिकायत हुई तो फिर चैनल पर उस तरह से रोहित के पक्ष में कवरेज का क्या मतलब था? इसमें कई सवाल हैं। और सवाल यह भी कि रोहित रंजन कैसी पत्रकारिता करते रहे, ट्विटर पर क्या लिखते रहे, कैसे वो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के खिलाफ जो भी सत्ताधारी दल हो, पत्रकार हो, चाहे मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर हो, उन सब के लिए क्या लिखते रहे, कैसे खुद को सनातन धर्म के प्रवक्ता के तौर पर ट्विटर पर लिखते रहे, यह भी सवाल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल कि जी न्यूज ने ही अगर जो शिकायत की, जिसमें कहा कि यह सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, उससे आगे का मामला है, यह मिली भगत का मामला हो सकता है, जानबूझकर किया गया मामला हो सकता है, तो यह किसने जानबूझकर किया? क्या सिर्फ वो दो जूनियर प्रोड्यूसर और ट्रेनी ने मिलकर किया? और अगर रोहित भी शामिल थे तो कल जी न्यूज रोहित के साथ क्यों खड़ा था? और अगर नोएडा पुलिस अब जांच कर रही है तो जांच के नतीजे कब आएंगे? ऐसे कई सवाल भी हैं। तो इसी मामले में क्या कहा नोएडा पुलिस ने, वो हिंदू में छपा है, वो भी मैं बताता हूं कि नोएडा के एडिशनल डीसीपी ने क्या कहा, कैसे सब कुछ आनन फानन में हुआ। स्पीड देखिए। हिरासत में लिया, छोड़ दिया, नोएडा के किसी अधिकारी का छोड़ा रात को, देर शाम शायद। नोएडा पुलिस के किसी अधिकारी के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है। साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर रोहित को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह सेक्शन बेलेबल है, इसलिए जमानत पर छोड़ दिया गया। यह एक्सप्रेस में है। पुलिस के मुताबिक जी मीडिया के दोनों पत्रकारों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 5052 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब यहां दिलचस्प क्या है कि दो प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर एक ट्रेनी के खिलाफ जी मीडिया ने मामला दर्ज कराया। तो पहले तो उन्हें हिरासत में लिया जाता और उनसे पूछताछ होती, लेकिन उन्होंने क्या कहा? क्या उन्हें हिरासत में लिया गया? नहीं। यही मामला दिलचस्प है और पुलिस की पूरी थ्योरी आपको पता चलती है कि कैसे सब कुछ संचालित हो रहा था कि रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ पुलिस से बचाना है। छत्तीसगढ़ पुलिस का तरीका गलत था, क्या खामी थी, उस पर आगे। पहले बचाने की इन कोशिशों पर बात करते हैं। क्या इसी तरह से बाकी पत्रकार जब पकड़े जाते हैं तो ऐसे ही पुलिस बचाने की कोशिश करती है या फंसाने की कोशिश करती है? कई कहानियां यूपी में है। मिड डे मील के घपले घोटाले को लेकर पकड़े गए पत्रकार की गिरफ्तारी हो, चाहे बलिया में पर्चा लीक कांड में पकड़े गए 3 पत्रकार जो 1 महीने बाद छूटे। बहरहाल, तो यहां क्या हुआ कि आरोपी प्रोड्यूसर विकास झा से एक्सप्रेस ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने किसी भी पुलिस स्टेशन से इस बारे में कोई कॉल रिसीव नहीं किया है। यह पूरी तरह से फॉल्स है। मतलब जिस मामले में नोएडा पुलिस रोहित रंजन को ले गई, जिसके 2 कथित तौर पर शिकायत के मुख्य किरदार थे, उनसे पुलिस ने तब तक नहीं पूछताछ की थी जब तक रोहित रंजन को ले गए। अब इसमें और कुछ दिलचस्प है। जी मीडिया की तरफ से प्रोड्यूसर के खिलाफ एफआईआर मंगलवार की सुबह तब दर्ज कराई गई जब छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने उनके घर पर थी और बहसबाजी चल रही थी। 8 बजकर कुछ मिनट पर, वो वक्त भी मैं बताता हूं, लगभग 8:30 पर। 6 बजे छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची रोहित रंजन के घर पर। करीब 7 बजे गाजियाबाद पुलिस पहुंची रोहित रंजन के घर पर। करीब 6:15 बजे रोहित रंजन ने ट्वीट करके योगी और एडीजी और एसएसपी को लिखा और उसके बाद डेढ़ घंटे नहीं, करीब 2.5 घंटे के बाद एफआईआर होती है जी मीडिया की तरफ से नोएडा में। और नोएडा पुलिस कैसे पहुंचती है वो भी आगे। नवभारत टाइम्स में एक दिलचस्प खबर है,
इसी को आगे बढ़ाते हुए नवभारत टाइम्स ने आज छापा, एफआईआर दर्ज करके 16 मिनट में न्यूज एंकर को लेकर गायब हो गई नोएडा पुलिस। और गाजियाबाद संस्करण है, एंकर की गिरफ्तारी पर हाई वोल्टेज ड्रामा। इस खबर में जो पहलू है समझिए, और समझिए कि पुलिस अगर बचाना चाहती है तो क्या कर सकती है, पुलिस फंसाना चाहती है तो क्या कर सकती है, बचाती किसे है और फंसाती किसे, ये भी आगे, और साथ में मैं बार बार करूं मेरी क्या राय है वो भी मैं आगे बताऊंगा। बहरहाल चक्कर काटती रही पुलिस। एक सिंगल कॉलम का छोटा सा बॉक्स नवभारत टाइम्स में छापा है जिसमें लिखा है, सेक्टर 20 थाने में नोएडा में सुबह 8:30 पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में दी गई शिकायत में 2 नाम थे। शिकायत में जिनके नाम थे उन तक पुलिस पहुंची भी नहीं, जान गई कि तीसरा व्यक्ति कौन है जिससे जानकारी सामने आ सके। 2 नाम, विकास झा और एक ट्रेनी। पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन तुरंत यहां पहुंच गई रोहित रंजन से पूछताछ करने के लिए। इसी का जिक्र किया। फिर उस तीसरे शख्स का पता निकाल लिया। 2 टीमें बन गई, जिसके बाद 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके 8:46 पर पुलिस इंदिरापुरम पहुंच गई। यह महज 16 मिनट में हुआ। अगर यह सही है कि एफआईआर दर्ज करने का टाइम 8:30 है, जो नवभारत टाइम्स ने छापा है, तो नोएडा पुलिस यहां 8:46 पर पहुंच गई नवभारत टाइम्स के हिसाब से। 10 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में। इधर एफआईआर दर्ज हुआ और उधर रॉकेट हुए और इंदिरापुरम पहुंच गए। तो यह भी हो सकता है पुलिस यहां रवाना नोएडा की हो चुकी हो, यहां पहुंच चुकी हो, तब वहां एफआईआर लिखी जा रही हो। लेकिन जिसके नाम एफआईआर में है, जिस पर जी मीडिया को शक था कि यह जानबूझकर कर सकते हैं या किसी बाहरी लोगों की मिलीभगत से या किसी की आपसी मिलीभगत से कर सकते हैं, उनसे पूछताछ नहीं हुई। उन्हीं में से एक विकास झा ने एक्सप्रेस को बताया कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, लेकिन पुलिस पहुंची। बहरहाल तो ये नवभारत टाइम्स में, इसे समझिए पुलिस ने कैसे की बचाने की कोशिश। हिंदू में, इसी में इस खबर का एक्सटेंशन हिंदू में है, वो भी मैं आपको बताता हूं। द हिंदू ने लिखा है कि नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि जी मीडिया ने मंगलवार की सुबह 2 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पूछताछ के दौरान रोहित का नाम आया। यह रणविजय सिंह बता रहे द हिंदू में। नवभारत टाइम्स की खबर बताई, और विकास झा जो प्रोड्यूसर हैं उनके हवाले से एक्सप्रेस ने छापा कि मेरे पास कोई कॉल नहीं है। यहां रणविजय सिंह करें, उन दोनों से पूछताछ हो गई। उन दोनों ने रोहित का नाम बताया पूछताछ के दौरान, उन दोनों से या पूछताछ के दौरान, किससे पूछताछ की पता नहीं। उनके संस्थान ने भी कहा कि उनकी भूमिका की भी जांच की जाए। हमने कानून का पालन किया। यह महज संयोग है कि 2 टीमें एक ही समय एक ही केस के लिए एक ही जगह पहुंच गई। क्या आप इसे महज संयोग मानते हैं, या आप तय कर लीजिए कि नोएडा पुलिस भी पहुंच गई, गाजियाबाद भी पुलिस पहुंच गई, और 2.5 घंटे बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के वहां रोहित रंजन के घर पे पहुंचने के 2.5 घंटे बाद नोएडा में एफआईआर दर्ज हो गई। उस खबर पर, जो खबर 5 दिन पहले चली थी, और उस खबर पर जिस खबर को चलाने के आरोप में, लापरवाही या जानबूझकर चलाने के आरोप में 3 दिन पहले 2 लोगों को, एक प्रोड्यूसर और एक ट्रेनी को बर्खास्त किया जा चुका था। एफआईआर दर्ज हुई कल सुबह 2.5 घंटे बाद, बार बार बता चुका हूं। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, छत्तीसगढ़ पुलिस नोएडा पहुंची। पहले इंदिरापुरम पहुंची क्योंकि वो लोग चल पड़े थे इंदिरापुरम के लिए। ऐसा ही लगा कि पहले इंदिरापुरम आएंगे। इंदिरापुरम छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची तो पता चला ही नहीं, उनको नोएडा ले जाया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है नोएडा गए तो पता चला किसी अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन पर ले जाया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें ट्रैक करती रही, लेकिन पता नहीं चला कहां उनसे पूछताछ हो रही थी। फिर खबर आई इसी एक्सप्रेस के मुताबिक, देर शाम पता चला कि अवेलेबल था, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। अब ये खबर आप समझ लीजिए, इससे अंदाजा लगाइए कि बचाने की कैसी कोशिशें हो रही थी। उसी में एक और जानकारी मैं देख रहा हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या कहा। उसी में है कि ट्रांजिट रिमांड के लिए, अमर उजाला में है, ट्रांजिट रिमांड के लिए रुक गई है छत्तीसगढ़ पुलिस। और उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस रिमांड के लिए सूरजपुर स्थित जिला मुख्यालय पहुंची, जो ग्रेटर नोएडा में है। नोएडा का जो जिला न्यायालय पहुंची। पता चला कि एंकर को पुलिस ने न्यायालय में पेश ही नहीं किया। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेश किया जाता, लेकिन जमानत हो गई तो पेश क्या होना। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। और जांच अधिकारी अजय झा ने बताया, अभी तक एंकर को नोएडा पुलिस ने न्यायालय में पेश नहीं किया। नोएडा में ही रहेंगे जब तक ट्रांजिट रिमांड नहीं मिलेगा, यहां से नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है। बाकी कहानी आपने
कल जी न्यूज़ देखी होगी या सोशल मीडिया पर पता चला होगा। और इस बीच ये 1.5 पन्ने का एक नोट है जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, जो लोग रोहित रंजन के खिलाफ वारंट लेकर आए थे, उन्होंने थाना अध्यक्ष देवराज सिंह पुलिस थाना इंदिरापुरम को दिया है और आईजी से भी शिकायत की, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें इन्होंने उदयन विहार के नगर पुलिस अधीक्षक हैं लड़के, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि हम न्यायालय की तरफ से जो गिरफ्तारी वारंट था उसे तामील कराने के लिए 5 जुलाई को नगर पुलिस अधीक्षक के साथ अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे अभियुक्त के निवास पर 6 बजे, जहां उनके भाई और पत्नी की उपस्थिति में वारंट तामीली की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान गाजियाबाद की पुलिस आ गई, उनके सब इंस्पेक्टर आ गए और उसके बाद 10-12 की संख्या में थे। उन्होंने कहा हमारे एसएचओ आ रहे हैं, इंतज़ार करिए। उसके बाद ये सब जो भी हुआ, हमारा कार्ड मांगा, हमने वो भी दिखाया, गिरफ्तारी वारंट भी दिखाया। इस बीच काफ़ी लोग जमा हो गए। हमारे द्वारा बार बार वारंटी को साथ चलने और कोर्ट के आदेश में सहयोग करने को कहा गया, किंतु अभियुक्त ने सहयोग न करने की बहानेबाजी करते हुए 9 बजे तब तक समय हो चुका था। तब तक एसएचओ इंदिरापुरम के द्वारा बताया गया कि वारंटी को थाना इंदिरापुरम ले चलते हैं, आप भी साथ चलिए। फिर आप के साथ आए पुलिस अधिकारियों ने वारंटी रोहित रंजन को उनके निवास से निकालकर स्विफ्ट वाहन में, एक नंबर है, बिठाकर हमारे साथ में लिए बिना वहां से चले गए। उस गाड़ी में हमें बैठने नहीं दिया। ये धक्का मुक्की, छीना झपटी पुलिस वालों की वो दिख रही थी। और उसके बाद इस प्रकार आपके द्वारा और अधीनस्थों के द्वारा अभिरक्षा में मौजूद वारंटी रोहित रंजन के खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेशानुसार की जा रही वैधानिक कार्यवाही में सहयोग न करने दिया गया और वारंटी को कहीं और ले गए, इस तरह से लिखा है। और इसकी जो कॉपी है मेरठ आईजी को और एसएसपी गाजियाबाद को इन्होंने सौंपी। ये तो खबर हो गई। अब बात आती है रोहित रंजन पर जो आरोप मामला था, उस पर काफी बात हो चुकी, लेकिन यहां सवाल उठता है। पहली बात कि बीजेपी के नेता जो लगातार कल कहते रहे कि ये पत्रकारिता पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने की कोशिश है, ये पुलिस का गैरकानूनी इस्तेमाल है, पत्रकार को ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, एंकर की गिरफ्तारी की कोशिश, पत्रकारिता को कुचलने की कोशिश, ये सारी बातें जी न्यूज़ पर दिन भर और सोशल मीडिया पर सैकड़ों बीजेपी के नेताओं ने बयान दिए। बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल हैं, पार्टी के महासचिव से लेकर मंत्री तक। मुख्यमंत्री का मैंने बयान नहीं देखा, हो सकता दिया होगा। और जी न्यूज़ तो दिन भर पत्रकारिता का पाठ ही पढ़ाता रहा। पहली बात, 2 पहलू हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो किया वो सही है या गलत, एक पहलू, उस पर आगे बताता हूं। पहले कि पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हुए जो लोग कह रहे हैं, क्या वो भी सही है? क्या पत्रकारों को जिस ढंग से गिरफ्तार बीते सालों में किया जा रहा है और किया गया, क्या वो पत्रकारिता पर हमला नहीं था? क्या मिड डे मील में घपले की खबर को एक्सपोज करने वाला एक स्थानीय रिपोर्टर, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, उनको जिस ढंग से गिरफ्तार किया गया, क्या तब पत्रकारिता पर हमला नहीं था? क्या किसी ने, वो जमात जो जमात छाती पीट रही है, क्या उस जमात ने विरोध किया? बलिया में 3 स्थानीय पत्रकारों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने जो वहां परीक्षा में पर्चा लीक हुआ उसको खुलासा किया, उन्हें गिरफ्तार किया। कोई छाती नहीं पीटा गया, पत्रकारिता पर कोई हमला नहीं। यूपी में हुआ और किसी बीजेपी नेता ने माना कि पत्रकारिता पर हमला है। 1 महीने वो जेल में रहे, बलिया के पत्रकार प्रदर्शन करते रहे, अनशन करते रहे, सड़क पर बैठे रहे, सब कुछ करते रहे, आखिर 1 महीने बाद छूटे। और जब छूटे तो पता चला उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के उन्हें पकड़कर जेल में भेज दिया गया, 1 महीने के लिए ठूस दिया गया और उसके बाद पत्रकारिता पर हमला को लेकर कहीं छाती नहीं पीटी गई। अभिव्यक्ति की आजादी का कोई सवाल नहीं उठा क्योंकि वो छोटे पत्रकार थे, स्थानीय पत्रकार थे, मुफसिल पत्रकार थे। उसमें कोई अमर उजाला का था, कोई किसी और राष्ट्रीय अखबार का था। ऐसी कितनी कहानियां हैं। और अभी ताजा मामला मोहम्मद जुबैर का है, जो फैक्ट चेकिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत तो छोड़िए, दुनिया भर के अखबारों में, डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर उनके लिए लिखा जा रहा है कि किस ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया गया। 4 साल पुराने एक ट्वीट का जिक्र करते हुए अचानक एक ट्विटर हैंडल पैदा होता है जो गुमनाम ट्विटर हैंडल है। एक ट्वीट करता है, दिल्ली पुलिस को टैग करता है और एक फिल्मी दृश्य को लेकर कुछ कमेंट है उनके, जिसकी वजह से गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद उन्हें जमानत न हो इसके लिए तमाम उनके पीछे धाराएं लगाई जा रही है। सीतापुर में पेशी हो रही है, ईडी पीछे पड़ गई। पत्रकारिता पर हमला नहीं है, जश्न है। जुबैर की गिरफ्तारी का जश्न मनाने वाले लोग बाकी पत्रकारों की गिरफ्तारियों पर चुप्पी साधे रहने वाले लोग छाती पीट रहे। तो एक पहलू। दूसरी बात, अब छत्तीसगढ़ पुलिस पर सवाल। जिस ढंग से छत्तीसगढ़ पुलिस ने
रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मैं कहूंगा इसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि एक तो सिविल ड्रेस में आपका आना, तड़के 6 बजे सुबह जोर जबरदस्ती अपार्टमेंट में घुसना गलत है, इसका एक तरीका होता है। और रोहित रंजन ने अगर 2 बार, चैनल ने अगर 2 बार माफी मांग ली थी उन खबरों के लिए जिस पर ऐतराज था, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए, तो पहली कोशिश तो यह होनी चाहिए थी कि चलो माफ कर दिया जाए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं एफआईआर दर्ज हुई तो फिर उसका एक तरीका होता है, आप सम्मन भेजते, पूछताछ में शामिल होने, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए उन्हें रायपुर बुलाने की कोशिश करते, 4 बार 2 बार जो भी प्रोसेस होता है, 1 बार सम्मन करते, 2 बार सम्मन करते, और जब लगता है कि उस सम्मन को अवॉइड कर रहे हैं और पुलिस की पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, तब आपके पास यह रास्ता था वारंट का। और अगर वारंट आपने ले लिया तुरंत 2 दिन के भीतर या 3 दिन के भीतर, तो यह तरीका जो बड़े बड़े अधिकारियों ने भी कहा, और मैं मानूंगा कि स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है। मैं देख रहा हूं कुछ पूर्व डीजीपी भी करें, सूचना देनी होती है, वहां मेंशन होता है। और मैं अब तक यही जानता रहा हूं, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर, चाहे एक सिपाही हो, चाहे एक सब इंस्पेक्टर हो, चाहे एसआई हो, उसको साथ लेकर आप आरोपी के घर जाते हैं। यहां कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, बिना वर्दी के गए। तो यह सवाल छत्तीसगढ़ पुलिस पर भी है, यह तरीका। और ये आज रोहित रंजन के साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ कोई और स्टेट की पुलिस करेगी। और ये स्थितियां ऐसी आ गई है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो सत्ता पक्ष के समर्थन में जो पत्रकार हैं उनको निशाने पर लाने की कोशिश करते हैं, या उनके खिलाफ कोई मामला होता है तो हाइपर एक्टिव होते हैं। ये कई मामले ऐसे आए। वैसे ही जो सत्ता पक्ष की आंखों की किरकिरी बने हुए पत्रकार हैं, उनके खिलाफ कई तरह की धाराएं लगाकर सुनियोजित ढंग से उन्हें फंसाने की कोशिश बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां करती हैं। और तब ये सब लोग जो कल कह रहे थे पत्रकारिता पर हमला है, जश्न मनाते हैं, चुप होते हैं, मौन होते हैं, या खुश होते हैं कि चलो इनका इलाज सही हुआ। और कई बार वो समर्थन करते हैं उस तरह की गिरफ्तारी का जो जुबैर के मामले में हो रहा है। लेकिन मैं जुबैर के साथ हुआ वो भी गलत है, बलिया के पत्रकारों के साथ किया गया वो भी गलत है, मिड डे मील में गिरफ्तारी हुई वो भी गलत है, त्रिपुरा में कुछ पकड़े गए वो भी गलत है। ऐसे कितने नाम गिनाऊं। मध्य प्रदेश में हुआ कि एक पत्रकार ने, कुछ लोकल पत्रकार था, बीजेपी के किसी नेता के बारे में लिखा, तो उस यूट्यूब के पत्रकार को पकड़कर थाने में लाया गया और उसको नंगा करके उसकी तस्वीरें वायरल कर दी गई। ये तो एमपी में हुआ, तब पत्रकारिता पर हमला नहीं था, क्योंकि बीजेपी शासित सरकारें हैं। और तब ये बीजेपी के नेता जो कल चीख कर रहे थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि जघन्य अपराध है और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसके जिले में, एमपी में एक पत्रकार को या यूट्यूब पर खबर चलाने वाले को, पूरे 4-6 लोगों को, या जितने भी लोग थे उनको नंगा करके उनकी तस्वीरें वायरल की गई। तब पत्रकारिता पर हमला नहीं था। मैं कहूंगा कि जहां भी होता है गलत है, लेकिन साथ में एजेंडा चलाना, देश को हमेशा सत्ताधारी दल के साथ खड़े होकर उनका नैरेटिव बढ़ाते हुए हिंदू मुसलमान करना, देश में नफरत की खेती करना, उसमें खाद पानी डालना, दिन रात फर्जी तरह से खबरें चलाना, ये कई बार हो चुका है। एक चैनल के पत्रकार ने राजस्थान में एक मंदिर टूटने को लेकर इस तरह की खबर चलाई। ये इस तरह की खबरें चलाना आपका एक तरह से जघन्य अपराध है, वो पत्रकारिता नहीं है। और दिन रात अगर सत्ताधारी दल के साथ कदम ताल करते हुए उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और विपक्ष को रात दिन बुलडोज करने की साजिशों का हिस्सा बनते हैं, वो पत्रकारिता नहीं है। तो यह भी समझने की जरूरत है, साथ में पुलिस को भी, चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, यह तरीका जो कानून के दायरे से बाहर है, मैं ऐसे तरीके को सही नहीं मानता हूं। चाहे रोहित रंजन हो, चाहे कोई और, चाहे कल का कोई और हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।